अच्छा, चैप्टर अभी तक कोई सवाल है वैसे चैप्टर 5 के बारे में कोई या निकाल के रखे हैं कोई? जी, सवाल एक है कि ये मुझे दो तीन चीज़ें समझ में नहीं आई। एक तो ये कि रेसिंग टायर के ग्रिप के जो कंपोनेंट्स हैं, ये बता देगा। जी, ये तो बतानी है। जो फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग का वो सीन हो रहा है वो। जी जी। जी वही। चलो मैं आपको ये बता देता हूँ। अच्छा, ये तो पता है कि टायर दो तरीके के होते हैं। जी। एक ड्राई टायर होता है, एक होता है वेट टायर। दोनों में फर्क क्या होता है, कोई आइडिया? अपना जो ड्राई टायर है, इसमें मेरे ख्याल से थ्रेड्स नहीं होते, मतलब बिल्कुल सिंपल। जी, इसमें ट्रेड नहीं होते और इसमें ट्रेड होते हैं। सही। अच्छा, ड्राई को स्लिक भी कहते हैं ना? जी, स्लिप टायर्स भी बोलते हैं इसको। इनको स्लिप टायर्स क्यों बोलते हैं? ये नहीं पता। इनको स्लिप इसलिए बोलते हैं कि इनकी वेट टेम्परेचर, इनकी जो ग्रिप होती है वो इंक्रीज होती है। सही। अच्छा, ये ट्रेड होते किस लिए, क्यों है? ग्रिप के लिए। ग्रिप के लिए। अच्छा, मतलब तो ड्राई टायर में तो ट्रेड होती नहीं है, इसका मतलब ड्राई टायर में कोई ग्रिप ही नहीं है। इसका मकसद होता है जो रोड पे वाटर है उसको डिस्प्लेस करना। सही। इसका ये मकसद होता है। डिस्प्ले अगर से क्या मेरा? मैंने उसको हटाना अपनी जगह से, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सही। जैसे ये टायर है एक हेरा। हम्म, ये एक तरीके का, ये ड्राई टायर है। सही। इसमें कोई ट्रेड्स नहीं है। और ये वेट टायर है, अभी इसमें ट्रेड्स बनाता हूँ। ट्रेड्स एक तरीके के ये ऐसे उठे हुए। जी। अब लेट्स सपोज यार मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स। तो यानी ये जो रोड सरफेस है, ये रोड सरफेस है। टायर, यानी जो टायर का जो सरफेस है वो, और रोड, इसके बीच में एयर मॉलिक्यूल्स आ गए। यानी एयर मॉलिक्यूल्स, वो एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप करे हुए हैं। सही। यानी जो कांटेक्ट है हमारा होना चाहिए जमीन और टायर के दरमियान, वो नहीं है। यानी जो हमें ग्रिप चाहिए थी वो ग्रिप नहीं है हमारे पास। यानी ये चीज़, जो ड्राई टायर्स होते हैं ये पानी के साथ नहीं चल सकते। सही। हालांकि अगर फर्स्ट यहाँ वो है, एयर मॉलिक्यूल, एयर, तो गाड़ी जाहिर सी बात है प्रेशर प्रेशर अप्लाई करती है उस पर, वाटर पे। टायर का जो वजन होगा वो अप्लाई करेगा प्रेशर एयर मॉलिक्यूल्स पर। अब वो जाहिर सी बात है इसमें जगह यहाँ, हम्म, या तो मॉलिक्यूल्स को इधर फेंकेगा या इधर फेंकेगा एयर मॉलिक्यूल्स को। यहाँ जगह है बीच में। सही। इसमें इस तरीके के ना ट्रेड्स होते हैं, जैसे ये है, देखिए समझ लेंगे ट्रेड्स हैं ये। तो उसके बाद बीच में ऐसे पोजीशन आएगा, तो निकलने के रास्ते बहुत सारे हो जाते हैं। तो एयर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं काफी जगह से। सही। तो इस तरीके की डिस्प्लेसमेंट होती है, इस वजह से ट्रेड्स यूज किया जाता है। यानी ये ट्रेड है। ठीक है। सही। और हम कौन सा यूज करते हैं? देखिए, वो ट्रैक कंडीशन पे डिपेंड करता है। वैसे तो हम डाटा यूज करते हैं रेसिंग में, क्योंकि वहाँ हम ट्रैक पे वाटर नहीं होता। लेकिन एक जगह आपने शायद देखा होगा, F1 कार्स में जहाँ रेसिंग होती है वहाँ कभी कभार जो रेस कंडीशन होती है, जो रेस ट्रैक कंडीशन होती है, उसमें वाटर भी होता है। तो उसमें ड्राई टायर के ऊपर थ्रेड जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है। मतलब थ्रेड यूज किए जाते हैं लेकिन कम थिकनेस की। अच्छा, आपकी बात रही कि उसकी जो टायर टायर की जो तीन कंपोनेंट्स हैं उसको डिस्क्राइब कर दें। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैसे मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, वैसे पता है सबको क्या होती है भाई। जी। और एक है एडेशन। ये दोनों ही मसला था मोशन। जी। अच्छा, इंटरलॉकिंग तो ये है कि डिफॉर्मेशन हो रही है टायर की। लेट्स सपोज ये एक टायर है ये, अब ये अभी मूव कर रहा है, यानी ये एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन में है ये, स्टार्ट नहीं कर रहा, ठीक है, एक्सेलरेशन में है ये। अब इसको ब्रेक मारना है, अब ब्रेक मारेगा तो ये फीच अभी ऐसे घूम रहा है। ब्रेक मारेगा तो ये एक इस तरीके की फोर्स क्रिएट होगी, ठीक है। यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट होगी, रोकने के लिए मूव हो रहा है, और ये एक रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट हो रही है जो इसको रोकी। अब ये टायर से सर्फ जो रोड है वो कनेक्ट हुई है, यानी ये कॉन्टेक्ट पैच है। रोकने में अपोजिट फोर्स लगेगी, तो यानी एक तरीके की डिफॉर्मेशन होगी, कॉन्ट्रेक्शन होगी, ठीक है। इस तरह से एक सही। कॉन्ट्रेक्शन होगी, यानी ये दबेगा। यानी ये जो हिस्सा होगा जो कॉन्टेक्ट पैच पे होगा वो डिफॉर्म होगा। जो ये डिफॉर्म होता है उसके मेन मकसद ये है। ये चीज़ गड्ढों में भी हो सकता है, यानी वो ड्रूप में, जैसे टायर आ रहा है तो जैसे टायर का नीचे जाएगा तो इसमें एक स्ट्रेचिंग क्रिएट होगी। और अगर वो आ गया, रिबाउंड आ गया, यानी कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, तो उसमें भी ये सीन होगा, ठीक है। और जो एडहेशन का है वो ये है कि इसकी जो असल में होती है, उर्दू देखें जाए तो इसकी बोलते हैं चिपक इसकी। यानी एक तरीके की ग्रिपिंग फोर्स समझ जाए, ग्रिपिंग फोर्स विद रोड। अगर हम ड्राई टायर्स यूज़ कर रहे हैं
अगर हम ड्राई टायर यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जो ग्रिप होगी इंक्रीज करेगी मिड टेम्परेचर। जो कार में, अच्छा ये सब चीज़ें कैम्बर जो कास्टर है, ये बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं इसमें, पीछे जो पढ़ चुके हैं हम। अच्छा, इन सब कैलकुलेशन के बाद हम इसकी एक टेस्टिंग करते हैं, वर्चुअल टेस्टिंग समझ लें या एक तरीके की कैलकुलेशन बेस्ड टेस्टिंग समझ लें आप, कि हम बैलेंस, कार की जो बैलेंस है वो डिफाइन करते हैं कुछ पैरामीटर्स पर। उसमें पहला पैरामीटर होता है वो डिफाइन करते हैं कि अंडर स्टेयर है या ओवर स्टेयर है। इसमें एक न्यूट्रल स्टीयरिंग भी होती है, यानी न्यूट्रल बैलेंस भी होता है, उसको भी डिफाइन करते हैं। अच्छा, जो अंडर स्टेयर होता है, अंडर स्टेयर का मतलब है कि फ्रंट पे ग्रिप खत्म हो रही है। हैंडलिंग जो होती है, सबसे पहले तो हैंडलिंग क्या होती है, इसमें तीन तरीके के फैक्टर्स आते हैं। एक अंडर स्टेयर, तो मुझे बताएगा अंडर स्टेयर क्या होता है? हेलो। जी, जब फ्रंट व्हील का स्लिप एंगल रियर टायर के स्लिप एंगल से बड़ा हो जाए। वो तो मुझे ही पता है, इसके मायने क्या है। आप बता दें। देखिए, स्लिप एंगल तो ठीक है, चले। ये आपने जो कहा कि अगर फ्रंट के जो है ना वो बड़ी एंगल और रियर की कम हो जाए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका एंगल बढ़ गया तो इसकी जो टायर जो वेयर है, टायर वेयर इसका बढ़ गया। जब इसका बढ़ गया तो जो ग्रिप होगी वो डिक्रीज हो जाएगी फ्रंट में ज़्यादा, ठीक है। यानी जो फ्रंट टायर्स होंगे वो हमारी ग्रिप छोड़ देंगे और बैक टायर्स की ग्रिप अच्छी होगी, ठीक है। सही। ओवर स्टीयर का बिल्कुल अपोजिट वो है, यानी रेयर वाले पे ज़्यादा फोर्स होगी, यानी टायर वेयर ज़्यादा होगा और इसकी ग्रिप ग्रिप डिक्रीज हो जाएगी इसकी, रेयर की। और न्यूट्रल हैंडलिंग में दोनों बराबर होंगे। लेकिन ये जो कंडीशन होती है ये आइडियल कंडीशन है, सही। ये आइडियल है। जो हम डिफाइन करते हैं कार को, वो जो हम चाहते हैं डिज़ाइन करने को, वो हम करते हैं अंडर स्टेयर कैरेक्टरिस्टिक पे डिज़ाइन करते हैं कार को। कार का जो सस्पेंशन होता है, क्योंकि वो तकरीबन आइडियल से करीब होती है। जो इसका स्लिप एंगल होता है अराउंड वो 7 से 10 डिग्री होता है, ये तो देख लीजिए एक दफ़ा। लेकिन मेरे दिमाग में यही आता है। लेकिन अगर ग्रिप खत्म हो जाए, यानी कि अगर फ्रंट टायर पे किसी जरा सा भी डिसबैलेंस हो जाए, तो ज़्यादा गिरने के चांसेस फ्रंट टायर पे होते हैं या रियर पे, मुझे कोई पता है। बैक टायर पे हिट करेंगे तो चांसेस ज्यादा होने चाहिए। ये जा रहे हैं हम। जो पूरी गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो हमें फ्रंट व्हील प्रोवाइड करता है डायरेक्शन। जो टायर आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, यानी अगर मैं राइट पे घुमाऊंगा फ्रंट टायर तो वो राइट पे ही मूव करेगी, रेयर कुछ भी नहीं कर सकता उसके बारे में, ठीक है। तो अगर उस डायरेक्शन में कोई चीज़ हिट कर रही है तो उस गिरने के ज़्यादा चांसेस फ्रंट पे हैं, ठीक है। यही चीज़ें अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो फ्रंट टायर का अगर अल्लाह ना खुदा खास्ता फ्रंट टायर का बर्स्ट करता है तो आपको हाथ में हैंडलिंग नहीं होती आपके हाथ में। वो क्यों नहीं होती, वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है पूरी कार को या पूरी बाइक को, इस वजह से। अच्छा, हमने सब चीज़ें कैलकुलेट, जैसे लेट्स सपोज हमने कैम्बर ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर ली, मास कैलकुलेट कर ली, सब चीज़ें, तो इसके बाद आता है एक क्वेश्चन बैलेंस कार का, यानी बैलेंस ऑफ कार। अच्छा, इसमें ये फैक्टर्स हैं, पहले लिस्ट डाउन कर दूँ उसके बाद इसको समझते हैं कि है कैसी। अच्छा, मुझे कोई फर्क बताया कि स्प्रिंग, वो स्प्रिंग एंड अनस्प्रिंग मास क्या होता है? स्प्रंग मास मेरे ख्याल से पूरी कार का होता है, व्हील और सारी चीजें, और अनस्प्रंग मेरे ख्याल से खाली चेसी का होता है। चेसी का? कोई कंफर्म करेगा ये? चेसी के अलावा देखेंगे अगर आपके पास पूरी, सही बात है, आपने वो बोला स्प्रिंग मास में पूरी कार का मास होगा, लेकिन उसमें एक दो एडिशन है, एक ड्राइवर भी ऐड होगा और मोटर के साथ। जो हमारे यहाँ अगर मोटर है तो मोटर बेस, अगर इंजन बेस है तो इंजन, ठीक है। लेकिन जो अनस्प्रिंग मास होता है उसमें आता है आपका व्हील, आपके आते हैं स्प्रिंग, ये सस्पेंशन लिंक्स, ये आपके पास आता है टायर आता है, ये पुश रॉड आती है, ये सारी चीज़ आती है। हालांकि अनस्प्रिंग जो मास है वो हमें प्रोवाइड करेंगे सस्पेंशन वाले, लेकिन हम ये करेंगे कि जो भी पुराना कार के जो मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है उस मास को यूज़ करते हुए हम डिज़ाइन कर देंगे कि हम सब सीख लें चीज़ें। और जैसी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है तो एक दिन रख लेंगे हम कि कार को देखते हुए सब चीज़ें डिस्क्राइब कर लें कि कौन सी चीज़ कहाँ लगती है, उसकी स्ट्रेंथ अगर वीक हो तो कोई कार पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब चीज़ें। इस पूरे बैलेंस ऑफ द कार के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होंगी ऑलमोस्ट। एक, सबसे पहले स्प्रिंग मास, सबसे पहले अनस्प्रिंग मास फ्रंट, फ्रंट पे कितना मास है, और अनस्प्रिंग मास रियर पे कितना है।
ये तो बेसिक चाहिए, लेकिन इसमें एक एडिशनल होता है एरोडायनेमिक्स, एरोडायनेमिक लोड, समझिए आप एरोडायनेमिक लोड, क्योंकि वो भी एक तरीके की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जो कि दो तरीके की होती है, एक इंड्यूस होता है, रोलिंग, ये सब में ऐड होगा। इन 1 से 3 तक का ये सारी कैलकुलेट होती हैं, ये यूज़ किया जाता है फॉर एक्सेलरेशन। आपने पढ़ा हुआ एक्सेलरेशन के लिए, यानी एक्सेलरेशन में कौन सा टायर किस पे फोर्स ज़्यादा लगेगी, ये, और कॉर्निंग। कॉर्निंग करने के बाद इसको और इसको दोनों को ऐड करने के करेंगे तो टोटल लोड आएगा, टोटल लोड, जो कि हमारे सस्पेंशन को डिफाइन करने के लिए यूज़ होगा, यानी उसका बैलेंस कितना है, क्या चीज़ें, ये सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला किसी का? मुझे ना इंड्यूस समझ नहीं आया था, जो इंड्यूस वाला था। अच्छा, इंड्यूस वाला ये भी डिफाइन करते हैं पूरा। यहाँ तक कोई मसला? वैसे इस एरोडायनेमिक लोड को हटा के सारी चीज़ें, मतलब स्प्रिंग मास एंड स्प्रिंग मास, उससे क्या क्या निकालेंगे हम, एक्सीलरेशन, ब्रेकिंग और कॉर्निंग पे फोर्स, और उसको एरोडायनेमिक लोड को ऐड कर देंगे, तो एक हमारे पास टोटल लोड आ जाएगा। उस पर हम डिफाइन करेंगे सही। चीज़ें, यानी उस पर डिफाइन करेंगे हम कास्टर, ये स्लिप एंगल्स, कैम्बर, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब आते हैं इंड्यूस ड्रैग, इसको डिफाइन कर देते हैं इंड्यूस ड्रैग, और एक आती है रोलिंग रेजिस्टेंस। देखें, लेट सपोज ये, अगर आप फ्रंट से देखें टायर को तो वैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, सिर्फ हम उसका जी। फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो फ्रंट व्यू ये है, ठीक है। इस पे एयर आके स्ट्राइक कर रही है, तो एयर से जो रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि हम टायर को तो कुछ छुपा ही नहीं सकते, टायर का जो एरिया है वो हम कितना रिड्यूस कर सकते हैं, हमारी जो मैक्सिमम लोड, मतलब ये कि हमारी जो चेसी, ड्राइवर प्लस जो मोटर, ये सब चीज़ें, इन सब का जो मास होगा, टोटल मास, उस पर टायर हमें सेलेक्ट करना होता है, यानी उस पर, यानी जैसे लेट सपोज 200 केजी का है, तो 200 केजी के लिए टायर तैयार किए जाते हैं, तो 200 केजी का हमने टायर सेलेक्ट कर लिया, उसका रेडियस डिफाइन होगा, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, यही बात है। समझ आ गई। तो जो एयर आएगी उससे रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगी एयर से, उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ड्रैग। ठीक है, अब ये तो हो गया, लेकिन हम फर्स्ट करेंगे टायर है ये रहा, टायर के ऊपर हमने एक तरीके की कवरिंग करवा दी, कवरिंग का इसका एक कवर करवा दिया, जिसको जैसे आपने तो देखा होगा, इस तरीके की कवरिंग आती है टायर के ऊपर, कर देते हैं लोग। अ, इसको ज़्यादा अच्छा समझ लें आप, विंडशील्ड पर, जो हमारी कार होती है उस पर विंडशील्ड आती है, जैसे एक तरीका ये आ गया, और उसके बाद विंडशील्ड एक एंगल पर होती है, और उसके बाद ये टायर आ गया, वो छत आ गई। हम्म, तो जो एयर मॉलिक्यूल्स आएंगे वो स्ट्राइक करेंगे, और यहाँ से उसके बाद मूव करते हुए निकल जाएंगे यहाँ से। ये जो इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस, ये सबसे कम होती है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ये खड़ी हो गई कि ये जो है, ये विंडशील्ड जो है, इसको मैं लिख देता हूँ विंडशील्ड, ये समझाने के लिए, ये हम यूज़ नहीं करते वैसे विंडशील्ड। अच्छा, दो तरीके की फ्रिक्शन होती है जो हम ज़्यादा, एक होती है स्लाइडिंग और एक होती है रोलिंग, और भी होती है लेकिन हम इन दोनों को देख रहे हैं। मुझे कोई बताए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है या रोलिंग? स्लाइडिंग ज्यादा होती क्यों? है, कांटेक्ट एरिया ज्यादा होता है उसका, इस वजह से। इसकी ज़्यादा होती है, इसका एरिया ज़्यादा होता है। अच्छा, ये जो होती है रोलिंग रेजिस्टेंस, हम रोलिंग रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हैं हमेशा, कि 2% इंड्यूस करी 2% ऑफ वर्टिकल लोड का होता है, यानी टायर पे अगर वर्टिकल लोड लग रहा होगा तो उसका 2% कंट्रीब्यूट कर रहा होगा एक ड्रैग के लिए। ये अब मुश्किल चीज़ आ गई है, कैम्बर। इस एंगल को बोलते हैं कैम्बर, ये तो पता ही होगा सबको। जी। और ये नेगेटिव होता है इनवर्ड। पॉजिटिव कैम्बर जो होता है उसमें ग्रिप लॉस हो जाती है, यानी हमारी जो कार की बैलेंस है, हैंडलिंग, वो डिसबैलेंस समझ लें हो जाती है, यानी वो हैंडलिंग कर नहीं सकते हम उसकी, अगर पॉजिटिव कैम्बर होता है। यानी ये जो एंगल होता है इसकी वजह से एक कैम्बर थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। कैम्बर थ्रस्ट क्या होता है अभी बताते हैं। जैसे होता है, इस व्हील पे एक फोर्स लग रही होगी, लेट्स सपोज एक एफ लेते हैं, तो अगर कैम्बर थ्रस्ट मालूम हमें करना है, ये होता क्या भी करते हैं, तो F10, ये, लेकिन यहाँ जो होता है, ये जो एंगल है ये मच मच स्मॉलर होता है। सो हमने, ये आपने शायद फर्स्ट सेकंड में आपने किया होगा, उसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं अल्फा से, यहाँ वो है अल्फा नहीं, यहाँ है सिग्मा वो, तो हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं इससे। ये आपने इसका एक थ्योरम किया होगा मैट्रिक में, शायद आपने पढ़ा होगा। जी जी। जी। ठीक है, तो यही चीज़ आती है बाहर, ये
असल में कैम्बर हम ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं हम स्टैटिक जो होता है, यानी कार अभी खड़ी हुई है, हम स्टैटिक कैम्बर देते हैं, लेट्स सपोज -2 डिग्री, और उसके बाद चेक करते हैं, क्योंकि जो चेक करते हैं उसके बाद कि उसका व्हील कैम्बर कितना चेंज हो रहा है ड्यूरिंग रनिंग, मतलब ये कि उसको स्टार्ट जब एक्सेलरेट कर रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं या कॉर्नरिंग पे जा रहे हैं, तो ये चेक करते हैं कि कितना चेंज हो रहा है ये। तो पता चलता है कि -2 डिग्री के बाद जो कॉर्नरिंग है उसका जो इनर व्हील है, उस पर कैम्बर चेंज ज़्यादा होता है आउटर व्हील से। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं बैलेंस कार में। अच्छा, कैम्बर थ्रस्ट क्या होती है? एक तरीके की इसकी डिफॉर्मेशन फोर्स समझ लें आप, यानी एक तरीके की लेटरल फोर्स, ये ज़्यादा कम इनटू प्ले होती है जब कॉर्निंग हम कर रहे होते हैं। एक तरीके की लेटरल फोर्स समझ लें जो कि वायर कॉर्निंग, और लेकिन अगर क्या वो भी है यानी एक्सीलरेशन भी हो रही है या ब्रेकिंग हो रही है, उसमें भी क्रिएट होता है, लेकिन उसका कैम्बर थ्रस्ट का मैग्नीट्यूड कम होता है। मैं ये पूछ रहा था कि जो लोड ट्रांसफर होता है, लेटरल लोड ट्रांसफर, उसकी वजह से हमारे टायर पे फोर्स आती है या किसी और वजह से आती है? देखिए, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल तो तब आता है कि हम जब गाड़ी चला रहे हैं या कॉर्नर कर रहे हैं, यानी किसी शार्प कॉर्नर पे टर्न कर रहे हैं। जो ये कैम्बर जो होता है ना, कैम्बर थ्रस्ट का मैग्नीट्यूड हमेशा रहता है, क्योंकि हम स्टैटिक व्हील कैम्बर भी देते हैं। अभी हम ये जब ये क्योंकि मैंने भी बताया था आपको, स्टैटिक व्हील कैम्बर देते हैं -2 डिग्री पे, यानी गाड़ी खड़ी हुई है और हमने -2 डिग्री पर कैम्बर दे दिया। वो कैम्बर क्यों दिया? क्योंकि जब कॉर्नर करता है तो उसका जो इनर व्हील होता है, मुझे कोई ये करेक्ट कर देगा अगर मैं गलत बोलूँ, अगर जो इनर व्हील पे कैम्बर चेंज ज़्यादा होता है, यानी पॉजिटिव की तरफ मूव हो सकता है वो पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ नेगेटिव कैम्बर -2 डिग्री ज़्यादा ज़्यादा, ये अमाउंट जो है ना -2 डिग्री, ये बहुत ज़्यादा है अमाउंट। तो ये इसलिए दिया जाता है कि जो कैम्बर चेंज हो वो माइनस में ही रहे, वो पॉजिटिव में ना आए। ठीक है। जी जी, समझ गया। यानी अगर ज्यादा से ज्यादा होगी तो -1 तक आ जाए, वरना पॉजिटिव एंगल ना बने। -1 तो नहीं, आ जाता है -0.2, -0.3, इस तक की भी आ जाता है कभी कभार। और जो आउटर व्हील है अच्छा। उसका उसका बढ़ के 2.9, 3 पे भी हो जाता है, ये सब चीज़ें। लेकिन ये सब चीज़ें ये तो अच्छी लग रही है कि हम यहाँ जैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम डिज़ाइन कर लें, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे तो ये जो कैम्बर चेंज है, यानी एंगल जो है, वो हम टेम्परेचर सेंसर से कैलकुलेट कर रहे हैं। और तो चीज़ें डिस्क्राइब करने की नहीं है, अब आपका होमवर्क हुई है जो फैक्टर्स बताने थे। और दूसरी जो बुक मैंने शेयर की थी वो चैप्टर 17 उसका पढ़ना था, ये कंप्लीट करें 3 चैप्टर्स। तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह फिर से ये एक और मीटिंग रखते हैं जिसमें हम ये चैप्टर 17 जो है दूसरी बुक का वो जिसका डिस्कस करेंगे। वो इसी पे डिपेंड होगा ज़्यादा, लेकिन ज़रा सी वो एडवांस है वो चीज़ें, उसमें ज़रा सी एडवांस चीज़ें बताइए। और एक दिन रखेंगे कि जिसमें वो फैक्टर्स आप बताएंगे उस पर, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। मैंने आपको शायद आपने कल की ली हो क्लास क्लास का लेक्चर, कि मैंने बोला था कि जो जितने भी हमारे पास फॉर्मुलाज होंगे हम उसकी एक मैटलैब प्रोग्राम बना देंगे कि लेस टाइम में हम सिर्फ इनपुट दें उसको, और वो हमें लेटरल लोड लॉन्गिट्यूडनल लोड ट्रांसफर जो हो रहा है वो मुझे निकाल के दे दें। तो हमें इतनी घिचपिच ना हो कि मास को मल्टीप्लाई करें विद फ्रिक्शन, उसके बाद पूरा कैलकुलेट करके निकालें, तो टाइम बचेगा इससे हमारा। ठीक। अगर कोई सवाल नहीं है तो आज का सेशन खत्म करते हैं अभी।